कर दीजिए। देखिएगा, पाषाण काल पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जो भी धातु युग था पढ़ चुके हैं। आज झारखंड में हम लोग पढ़ने वाले वैदिक काल में झारखंड, साथ ही हम पढ़ेंगे जैन धर्म और पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। लेकिन जैन धर्म बौद्ध धर्म कैसे पढ़ेंगे? झारखंड में जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। अगर हम वैदिक काल में झारखंड को पढ़ते हैं तो पहला चीज समझ लीजिएगा, जैसे हम लोगों ने एंशिएंट में, प्राचीन भारत में बात किया था कि भारत में पाषाण काल संस्कृति की शुरुआत हुई थी, और पाषाण काल संस्कृति के बाद हमने सिंधु सभ्यता के बारे में जाना था ना। लेकिन जब झारखंड का जो प्लेस है, जिस जगह पे झारखंड है, अगर हम इस जगह की बात करें, इस जगह से हमें कुछ सभ्यता जो है सिंधु कालीन वो नजर नहीं आती। जब यहां से हमें स्रोत नहीं है, सोर्सेज नहीं है, ना पुरातात्विक विभाग और ना ही कोई जो हिस्टोरियन जो होते हैं, इतिहासकार होते हैं, उनकी किताबों में झारखंड में इस सभ्यता के बारे में कोई जिक्र नहीं है। इसलिए हमें सिंधु सभ्यता के बारे में झारखंड में नहीं पढ़ना। सिंधु सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, पता है आपको, डेवलप थी, झारखंड में नहीं थी। झारखंड में जो हमें प्राप्त होता है, तो झारखंड से हमें जो अवशेष मिले हैं या जो किताबों के जरिए हमें जानकारी मिलती है, वो हमें पाषाण काल के बाद किसकी मिलती है? वैदिक काल में झारखंड मिलती है। वैदिक इरा एक ऐसा इरा है जिसे अगर हम डिवाइड करें तो हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, वैदिक इरा को। तो हम पूरे अच्छी तरह से वैदिक इरा को समझ लेते हैं कि वैदिक इरा को हम कैसे डिवाइड करेंगे और हमें क्या पढ़ना है इसमें। तो जो वैदिक इरा है, और जो भी मैं लिखाऊंगा क्लास पहले पूरा समझा लूंगा, उसके बाद मैं सब कुछ आज क्लास में ही लिखा दूंगा, ठीक है? हिंदी इंग्लिश दोनों को लिखा दूंगा। वैदिक इरा को समझ लीजिए। अगर वैदिक इरा की हम बात करें तो एक डेट आता हमारे यहां पे 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में एक समय है कि जो वैदिक इरा है झारखंड में, वो कितने वर्ष रहा, कब से कब तक रहा? तो वैदिक इरा रहा 1500 बीसी। बीसी का मतलब पहले मैं समझा चुका हूं कि बीसी क्या होता है। तो 1500 बीसी से 600 बीसी एक लंबा समय है ये। लगभग अगर आप जोड़ेंगे तो कई 100 साल यहां पे निकलेंगे। 900 साल है ना? तो 900 साल जो था झारखंड में कौन सा काल रहा? वैदिक काल रहा। क्या ये 900 साल एक ही फेज में पढ़ेंगे तो मजा आएगा? नहीं। इसमें दो फेज है। एक वैदिक काल जो उत्थान हो रहा था, और एक वैदिक काल में जो अच्छाइयां थी वो क्या हो रही थी? नीचे गिर रही थी। उस बेसिस पे हम वैदिक काल को कितने भाग में बांटते हैं? इसमें हम दो भाग में बांटते हैं। एक भाग आता है हमारा ऋग वैदिक काल। देख लीजिएगा ध्यान से, कौन सा आया? ऋग वैदिक काल। और एक हम बोलते हैं कि ऋग वैदिक काल के बाद जो काल आता है उसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल आता है? उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक काल आता है। अब जब ये डेट है 1500 बीसी से 6000 बीसी, तो अभी तो डिवाइड होगा ना, इसको डिवाइड करेंगे। अगर हम डिवाइड करेंगे तो ऋग वैदिक काल का टाइम का क्या हो जाएगा? 1500 बीसी में तो शुरुआत थी, इसको हम रख लेंगे 1000 बीसी तक। मतलब कितना साल हो गया? यानी लगभग 500 वर्ष जो बीता है इस समय, ये कौन सा काल बीता है? ऋग वैदिक काल। मतलब अच्छा काल, बड़ा सुंदर काल, जहां पे सत्य की बातें होती थी, जहां जाति धर्म नहीं था, जहां लोगों में महिलाओं को सम्मान दिया जाता था, रिस्पेक्ट किया जाता था। ऐसा काल बीता है 500 वर्ष इस झारखंड में। अब इसके बाद जो समय आ जाएगा, कौन सा बच जाएगा? 1000 बीसी से 600 बीसी। तो ये उत्तर वैदिक काल एक ऐसा काल है जहां पे क्या प्रवेश हुआ था? बुराइयां प्रवेश हो गई थी। हम एंशिएंट इसको पढ़ चुके हैं अच्छे से। और एंशिएंट में जब हम पढ़ चुके हैं, प्राचीन भारत में, भारत का प्राचीन भारत, उसमें हम पढ़ चुके हैं पूरा
कि ऋग वैदिक काल एक ऐसा काल था जो प्रकाश डालता है कि इस समय की सभ्यता क्या थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी। लोग गांव में रहते थे, यानी झारखंड का जो परिवेश होगा उस समय कैसा होगा, ग्रामीण परिवेश होगा। झारखंड जंगलों का क्षेत्र था, पहाड़ियों का क्षेत्र था, और इस क्षेत्र में जो लोग रहते थे जनजातियों का निवास स्थल था ये। मैंने बताया था पाषाण काल में असुर जनजाति के बारे में, बिरजिया, बिरहोर बताया था ना। ये सब जनजातियां इस समय कहां पे निवास कर रही थी, तो झारखंड में ये सब जनजातियां निवास कर रही थी, अपना जीवन जी रही थी। अब मान के चलिए तो वैदिक काल में झारखंड ये है, तो हमें कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जो इस समय के झारखंड के विषय में हमें अवगत कराए। तो अवगत कराने में कुछ स्रोत मिलते हैं। जैसे आपने जब ऋग्वेद काल पढ़ा था तो आपने 4 वेदों का नाम सुना होगा। वेद, पहला चीज समझिएगा, हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, वेद की बात कर रहे हैं। तो वेद का अर्थ क्या होता है, मैंने पहले भी समझाया था। वेद का मतलब होता है जानना, वेद का मतलब होता है ज्ञान। अगर कहीं से आपको ज्ञान मिल रहा, आप कुछ चीज सीख रहे हैं, और 4 प्रकार के वेदों का निर्माण किया गया था, वो था वेद। और वेद पहले लिखा नहीं गया था कि इस काल में वेद को लिख दिया, क्योंकि यहां पे लिपि नहीं थी, स्क्रिप्ट नहीं थी। लोग लिखना नहीं जानते थे, लोग बोलना जानते। और मान के चलिए हमारे दादा ने एक कहानी सुनाई थी कि चंदा मामा दूर के, वो कहानी पापा होते हुए हमारे तक आए। मतलब वेद क्या है, श्रुति ज्ञान है। श्रुति मतलब समझते हैं, सुना हुआ। वैदिक काल में जो जो घटनाएं घटी, लोग एक दूसरे पीढ़ी को बताते गए, और एक ऐसा दौर आया जब लोगों को लिखना बोलना सब कुछ ढंग से आ गया, तो लोगों ने उन जानकारियों को क्या किया, कलमबद्ध कर दिया। और जब कलमबद्ध किया तो टोटल कितने वेद कलमबद्ध किए गए, तो 4 वेद लिखे गए हैं, 4 वेद। 4 वेद में आप देखेंगे तो एक वेद कौन सा है, एक वेद है ऋग्वेद। दूसरा कौन सा नजर आ रहा है, दूसरा नजर आपको सामवेद। तीसरा कौन सा वेद है, यजुर्वेद। चौथा कौन सा है, अथर्ववेद। अब तो चलिए 4 वेद मिल गया। अब थोड़ा सा झारखंड को इसमें इंट्रो करते हैं। ऐसे कौन कौन से वेद हैं, पेन बंद कर दीजिए, मैंने बोला मैं लास्ट में सब लिखा दूंगा, समझ लीजिए। मैं भी यहां पे सब लिख के नहीं रखा हूं, सोच के बोलता हूं। पेन आपका चलता है ना, तो मेरा काम है पहले समझा देना, समझ जाइएगा तो ऑटोमेटिक सब हो जाएगा आपका। पेन रोक दीजिए, ठीक है। देखिएगा, अब झारखंड के बारे में अगर हम बात करें कि झारखंड के विषय में कौन सा वेद चर्चा करता है, कौन सा विषय झारखंड के बारे में कुछ बोलता ही नहीं। इंफॉर्मेशन कौन सा देता है, ऋग्वेद और अथर्ववेद। और चलिए, तो 2 चीज मैं पहले काट देता हूं। यहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अबाउट झारखंड। कहां पे है, मात्र 2 जगह, याद रखिएगा। ऋग्वेद में किसकी जानकारी मिलती है, अथर्ववेद में किसकी जानकारी मिलती है, झारखंड की। तो ऋग्वेद में झारखंड के विषय में क्या कहा गया भाई, कुछ तो बोला गया होगा। तो ऋग्वेद में इसका नाम बोला गया है किक्करनामा, किक्करनामा 10 अनारी। सुन लीजिए पहले पूरा लिख देता हूं मैं, किक्करनामा 10 अनारी। ये पूरा का पूरा ये सेंटेंस है। ऋग्वेद में जो झारखंड जो क्षेत्र है अभी, इस क्षेत्र का नामकरण क्या है, किक्करनामा 10 अनारी, ये नाम दिया गया। हम लोग बात करेंगे किक्कर प्रदेश के ऊपर, अभी पहले यहां देख लेते। मैं स्पेशली ऋग्वेद की बात कर रहा हूं। ऋग्वेद ने झारखंड क्षेत्र का क्या नाम दिया है, किक्करनामा 10 अनारी, ये नाम दिया है। और अथर्ववेद में इसे बोला गया है व्रात्य क्षेत्र। देखिएगा, व्रात्य क्षेत्र किसने बोला है, अथर्ववेद ने, व्रात्य क्षेत्र। तो यहां से 2 फैक्ट आपको याद करने हैं कि ऋग्वेद में झारखंड का नाम क्या मेंशन है, किक्करनामा 10 अनारी, एवं अथर्ववेद में क्या है, व्रात्य क्षेत्र। व्रात्य का मतलब होता है बंजारा।
क्या होता है? बंजारा। मतलब ऐसा क्षेत्र जहां के लोग अपना जीवन बंजारा के रूप में जीते। दैट मीन्स खाना बदोश जिंदगी, आज यहां कल कहीं और। यानी अथर्ववेद में इस बारे में मिला हुआ है। अब इसके अलावा झारखंड के विषय में कुछ जगह और जानकारी है। जैसे अगर हम बात करें इसमें, तो मैंने आपको बताया था वैदिक संहिता, बताया था, और क्या बताया था? वैदिक साहित्य। तो मैंने आपको अच्छे से डिफरेंस समझाया था एंशिएंट में कि वैदिक साहित्य क्या होता है और वैदिक संहिता क्या होता है। अगर वैदिक लिटरेचर पे हम बात करेंगे ना, तो वैदिक लिटरेचर में यानी वैदिक साहित्य में देख लीजिएगा अच्छे से, वैदिक साहित्य में क्या क्या चीजें आती है। अगर वैदिक साहित्य की हम बात करें तो इसमें क्या आता है? वेद। क्या आता है? ब्राह्मण। याद है ना सब? क्या आता है? अर्णयक। और क्या आता है? उपनिषद। अच्छे से समझिएगा, उपनिषद आता है। और जब वैदिक संहिता की बात करते हैं तो वैदिक संहिता में ये चारों वेदों का जिक्र है। जो चारों वेद है ना हमारे, उसका जिक्र किसमें है? वैदिक संहिता। जब चारों वेद को इकट्ठा कर देंगे तो उसको क्या बोलते हैं? वैदिक संहिता। तो हम चारों वेद को इकट्ठा कर रहे हैं, तो वैदिक संहिता के किस पार्ट में झारखंड का जिक्र है? ओनली ऋग्वेद एंड अथर्ववेद। जब हम इधर बात करते हैं तो यहां पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, ब्राह्मण। ब्राह्मण यहां पे कोई जाति नहीं है, क्लियर मेंशन कीजिएगा माइंड में। कुछ लोग सोचते होंगे ब्राह्मण, ब्राह्मण अभी जाति है, विशेष वर्ग की बात करते हैं। ब्राह्मण यहां जाति नहीं है। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण इज ए टेक्स्ट। ब्राह्मण क्या है? एक टेक्स्ट है, एक बुक है। तो ब्राह्मण बुक कैसा बुक है? हमने आपको बताया था अर्णयक ऐसी पुस्तक जो जंगल में बैठ के लिखी गई। उपनिषद जब गुरुओं के समीप जाकर के बैठ के शिक्षा लेके पुस्तक लिखी गई, उपनिषद। और हमने वेद तो बात कर ही लिया, एक कौन बच गया? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण के बारे में अगर हम बात करें तो ब्राह्मण है क्या, पहला चीज समझिएगा। क्योंकि झारखंड का अगला इंफॉर्मेशन जो आएगा वो कहां पे आएगा? इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा? वो मिलेगा ब्राह्मण से। अब किस ब्राह्मण से मिलेगा? ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलेगा। तो पहले ब्राह्मण तो समझ लीजिए कि ब्राह्मण है क्या। कोई बता सकता है कि ब्राह्मण क्या है? पढ़ाया हो मैंने एंशिएंट में, नोट्स भी मैंने सब दे दिया था। क्या है ब्राह्मण? नहीं समझ है तो समझ लीजिए। ब्राह्मण का मतलब है जो वेद लिखे गए हैं ना, तो वेद में क्या लिखा गया है? श्लोक लिखे गए, सूक्ति लिखे गए। जैसे ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पाप को सबको दूर करके जीवन से क्या लाना है? सद्बुद्धि लाना। और इसका डिटेल लिखा गया। लेकिन ऋग्वेद में सिर्फ श्लोक था। इस श्लोक का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोक्स? इस श्लोक का मीनिंग क्या है? तो इस श्लोक का मीनिंग यानी किसी व्यक्ति ने पूरे वेद को पढ़ा, वेद से श्लोकों के मीनिंग को क्या किया? डिफाइन कर दिया। और जो डिफाइन किया श्लोकों को, उसी पे जो पुस्तक बनी उसे क्या बोलते हैं? ब्राह्मण बोलते हैं। अब ऐसा समझे ब्राह्मण क्या होता है? तो कई ब्राह्मण हैं, जैसे शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण एक ऐसा ब्राह्मण है जो सबसे बड़ा ब्राह्मण पुस्तक है, जिसमें किसकी चर्चा है? शासन प्रक्रिया की, जीवन प्रक्रिया की। गोपत ब्राह्मण, कई ब्राह्मण पुस्तक है। उसी में एक पुस्तक कौन सा नजर आता है? ऐतरेय ब्राह्मण। और ऐतरेय ब्राह्मण में किसके बारे में लिखा गया है? झारखंड का। तो झारखंड के बारे में एक शब्द लिखा गया, एक वर्ड लिखा गया। क्या है वो? पुंड्र या पुंड। क्या है? पुंड्र या पुंड। देखिएगा, पुंड्र या पुंड, ये लिखा गया है। यानी हमें वैदिक काल में कई टेक्स्ट हैं, कई बुक्स हैं, लेकिन उसमें से हमें वेद में ऋग्वेद में, अथर्ववेद में और ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड का नामकरण मिलता है। तो झारखंड के हमें 3 नाम मिल गए। कहां से? वैदिक काल से। लेकिन इसी में हम देखते हैं बाद में कुछ पुराण आया था, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, पुराण आया ना।
कई पुराण में भी झारखंड का जिक्र किया गया, झारखंड के नामों का जिक्र किया गया, लेकिन हम इसको बाद में देखेंगे, जब नामकरण पढ़ेंगे ना तब वहां पे करेंगे। जैसे आप देखिएगा वायु पुराण, वायु पुराण में झारखंड का नाम मुरंड प्रदेश है ना, मुरंड प्रदेश। उसी प्रकार हम देखेंगे विष्णु पुराण में मुंड नाम है इसका। उसी प्रकार देखेंगे भागवत पुराण में किकट प्रदेश बोला गया। तो हमें अभी इसको नहीं देखना, हमें सिर्फ इस जगह को देखना। हम नामकरण बाद में फिर देखेंगे आराम से। मैंने पहले बोला था नामकरण हम क्या करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। अब देखिएगा जब ये चीजें हो रही थी, ये सारी चीजें जब यहां पे है, तो हमने पहले इसको कितने भाग में बांटा, 2 भाग में। तो हम अभी इसका बेसिक फीचर समझ रहे थे, किसका, अबाउट वैदिक काल। अब किसको समझेंगे, ऋग वैदिक काल को। देखिएगा, देखिए अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। अब हम किस पे आ रहे हैं, हम सीधा आ रहे हैं ऋग वैदिक काल के ऊपर, इस पे चर्चा करते हैं। इसका डेट क्या है, 1500 बीसी से 1000 बीसी। अब इस पे हमें चर्चा करना अच्छे से। अब इसमें हमें क्या मिलेगा कि ऋग्वेद काल जब आया था, तो ये जो हमारा इंडिया है, अब इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। ये जो इंडिया है, इंडिया के इस भाग को मगध नाम दिया गया है। क्या नाम है, मगध। मगध क्षेत्र है ये। और मगध क्षेत्र का जो दक्षिणी भाग है, ये भाग, ये क्या है अभी हमारा, झारखंड। मगध का कौन सा भाग, दक्षिणी भाग क्या है, झारखंड। यह एक परिवर्तनवादी समय, परिवर्तन जब होता है ना जीवन में, आपके जीवन में भी कभी परिवर्तन होगा, हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, इस संसार में भी परिवर्तन होता है, कभी कभी किसी देश में परिवर्तन होता है। ये एक ऐसा युग है जिस युग में ये जो कैस्पियन सी है यहाँ पे, इस कैस्पियन सी के आसपास से लोग चल करके कहां पे पहुंचे, इस साइड कहां पहुंचे, इंडिया की ओर। और इन्हें क्या कहा जाता था, आर्य। यानी एक घटना घट रही है ऋग्वैदिक काल में, आर्य आ रहे हैं कहां पे, भारत में। और भारत में किनका निवास था, अनार्यों का। मगध में भी कौन रहते थे, अनार्य रहते थे। अब दोनों आएंगे, दोनों में क्या होगा, झगड़ा। लेकिन अभी तक आर्य, ऋग्वेद काल में आर्य झारखंड नहीं पहुंचेंगे। ऋग्वेद काल में आर्य झारखंड नहीं पहुंचेंगे, कहां तक रहेंगे, जो बिहार वाला प्लेस है उस प्लेस में रहेंगे। हम उत्तर वैदिक काल में देखेंगे कि आर्य यहाँ पे प्रवेश किए थे। जब यहाँ पे ये लोग आएंगे, और ये प्लेस कौन था, जगह था ये अनार्यों का क्या था, अनार्यों का निवास स्थल। यानी आप सिंपल सा समझ लीजिए, दोज पीपल झारखंड में रह रहे थे, वो कौन थे, अनार्य थे। जो बाहर से आ रहे हैं वो कौन है, आर्य हैं। तो झारखंड में ऋग्वैदिक काल में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, अनार्य। एक वर्ड है ना, इनको क्या कहा जाता है, अनार्य कहा जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ। तो ऋग्वैदिक काल का एक वेद है जिसका नाम क्या है, ऋग्वेद। ऋग्वेद ने 2-3 बातें और की है यहाँ पे इस काल के बारे में। किस काल के बारे में, ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद में यह लिखा गया है कि इस प्रदेश के जो लोग थे, किस प्रदेश के, ये जो अभी का झारखंड है, इस प्रदेश के लोग जो थे, इनका व्यवहार कैसा था, पशुओं के जैसा। जी, अभी नहीं है, अब तो बड़े बड़े जानवर जैसा व्यवहार करता है। पहले तो पशु जैसा था, हो सकता है पंछी जैसा व्यवहार, अब तो सब जानवर हो गया धरती पे। तो समझ लीजिएगा कैसा व्यवहार था, पशुओं जैसा। ये कौन बता रहा है, ऋग्वेद बता रहा है। इस काल में लोग पशुवत व्यवहार करते थे। इस क्षेत्र में ऋग्वेद में किकर नामक 10 अनार्य कहा गया, बताया था ना। यानी ये किकर नामक 10 अनार्य क्यों कहा गया, अब उसका मतलब आ रहा। किकर नामक 10 अनार्य इसलिए कहा गया, यहाँ के लोग पशु के जैसा। अब इसका मतलब ये नहीं कि लोग पशु थे। पशु के जैसा का मतलब ये होता है, पशु खाना कैसे खाता, पशु कैसे खाना खाता, डायरेक्ट मुंह लगा के खाना बनाता है, नहीं। अगर ये मांस खा रहे हैं, डायरेक्ट मांस खा जा रहे हैं बिना पकाए, इसीलिए तो पशु खा सकते हैं। पानी कैसे पी रहा होगा, ग्लास से, नहीं, डायरेक्ट मुंह लगा पानी खा रहा। खाना जैसे मन तैसे खा रहा था।
पशु कपड़ा पहनते हैं, नहीं पहनते हो सकते, ये भी कपड़ा नहीं पहन रहे। बात समझिएगा, इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था जैसे पशुओं भी है ना, जस्ट पशुओं के जैसा इनका लिविंग स्टैंडर्ड था। इसलिए इसको ऋग्वेद में इस क्षेत्र के जो भी लोग थे इनके बारे में ये कहा गया ये पशु व्यवहार करते हैं, इसलिए इनको इस प्रदेश का नाम किक्करनामा दसों अनार्य कहा गया। मतलब अनार्य क्या होते हैं? पशु जैसा, इसलिए इनको ये चीज कहा गया। अब ऋग्वेद ने एक बात और एक कहा है कि जो इस प्रदेश के जो लोग थे ना, ये लिंग पूजा करते थे। लिंग पूजा, आज भी शिव मंदिर में जाते हैं तो कौन सी पूजा करते हैं? लिंग पूजा करते हैं। तो इस प्रदेश के लोग इस समय लिंग की पूजा करते थे, और लिंग की पूजा करने के कारण इन्हें क्या कहा गया है? शिष्णु देव। क्या कहा गया है? शिष्णु देव कहा गया है। शिष्णु देव कौन होता है? शिष्णु देवा यानी लिंग पूजक। क्या बोलते हैं इसको? शिष्णु देवा यानी लिंग पूजक बोलते हैं। यानी एक चीज और पूछा जाएगा, अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि किस वेद में बताया गया है कि झारखंड के लोग वैदिक काल में लिंग की पूजा करते थे? अगर पूछ देगा कि शिष्णु देवा का अर्थ क्या है, अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्या कीजिएगा? लिंग पूजक। कौन करता था? झारखंड के लोग करते थे। तो ये है ऋग्वेद काल में झारखंड। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ऋग्वेद काल में झारखंड कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा थोड़ा सा। क्या? हाँ, शिव भगवान है, मिलना है। चलिए कैलाश। अच्छा चलिए अब थोड़ा सा आइएगा ऋग्वेद काल में। अब ऋग्वेद काल में थोड़ा सा और आते हैं तो एक चीज और देखते हैं। ये कौन सा प्लेस है? मगध। और मगध से अगर हम इसको बना लें ऐसे, ये कौन सा प्लेस होगा? झारखंड। अब देखिएगा मैं दो तीन जनजातियां दिखा रहा हूं यहां पे। एक जनजाति मैं लिख रहा हूं चेरो, एक जनजाति में लिख रहा हूं खरवार, समझिएगा, एक जनजाति में लिख रहा हूं सवर। ये मैंने तीन जनजाति का नाम लिखा, समझिएगा। ये तीन जनजाति, और भी जनजातियां हो सकती हैं, बट मुख्य रूप से किसकी बात कर रहा हूं? तीन जनजातियों की। और हमने पाषाण काल में ही देखा था कि इधर अगर हम बात करें, इधर हमें कौन मिल रहा? असुर। इधर कौन मिल रहा? बिरजिया। इधर कौन मिल रहा? बिरहोर। तो ये सब हमें मिल रहे थे, यानी ये सब पुरानी जनजातियां हैं। जब ऋग्वेद काल था, हमारी पुरानी जनजातियां झारखंड में निवास कर रही थी। रुक जाइए ना, ये झारखंड में निवास कर रही थी, बहुत है, एक नहीं है, 8 है। रुक जाइए थोड़ा सा, ये सब यहाँ पे निवास कर रही थी। जब ये जनजातियां निवास कर रही थी तो कुछ जनजातियां जो भी झारखंड में हमें दिखते हैं, कौन से? चेरो, खरवार, सबर। ये तीन जनजातियां, इन तीन जनजातियों का निवास स्थल मगध था। अगर पूछा जाए ऋग्वेद काल में निम्न में से कौन सी जनजातियां झारखंड में नहीं थी और ये जनजातियां मगध में निवास कर रही थी, तो हमें तीन नाम मिल रहा, यानी चेरो, खरवार और ये सबर कहां पे निवास कर रही थी? मगध में। अब क्या होगा कि जैसे जैसे ऋग्वेद काल समाप्त होगा, ऋग्वेद काल समाप्त होगा, क्योंकि ऋग्वेद काल में अच्छाइयां थी, व्यापार भी था, सब कुछ था, सब चीज अच्छे से चल रहा था, हमने मेन हिस्ट्री में सब देख लिया। जैसे ऋग्वेद काल समाप्त होगा तो कौन सा काल आ जाएगा यहाँ पे नया? उत्तर वैदिक। और एक चीज और समझिएगा थोड़ा सा इसमें, ये जो प्लेस आप देख रहे हैं झारखंड का, ये प्लेस, इसको अभी किस नाम से जानते हैं? संथाल परगना। संथाल परगना को इस समय क्या बोला गया? सूर्य का देश। यानी झारखंड का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? संथाल परगना। और सबसे पूर्वी भाग में कौन दिखता है? सन दिखता है। तो सन को यहाँ को क्या बोला गया? सूर्य का देश, यानी सूर्य के देश के नाम से संथाल परगना जाना जाता था। लेकिन ये सवाल आता है कि किस काल में जाना जाता था भाई? तो ऋग्वेद काल में जाना जाता था, किस नाम से? सूर्य का देश। लोगों को लगता था सूर्य उदय यहां से हो रहा, ये कौन सा देश है? सूर्य का देश, इसलिए उसका नाम क्या था? परगना का सूर्य देश। क्या नाम था? सूर्य देश। ये सब चीजें कहां की है आपकी? ऋग्वेद की। लेकिन अगर हम झारखंड की बात करें, यहां पे देखिएगा थोड़ा सा, झारखंड की हम यहां पे थोड़ा सा बात करें
तो ये देखिएगा, अभी झारखंड का जो हमारा मैप है इस पे थोड़ा सा कुछ चर्चा कर लेते हैं। चाईबासा कहां पे है? ये कौन सा जगह आपको दिख रहा है? वेस्ट सिंहभूम में एक शहर, इसका नाम क्या है? चाईबासा। ऋग्वेद काल में चाईबासा शहर के बारे में एक राइटर ने लिखा। राइटर ने लिखा है, राइटर का नाम क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। इनका नाम है अमरदास। क्या नाम है इनका? अमरदास। अमरदास ने कुछ बातें की है। अमरदास ने क्या की है? कुछ बातें की है। इनका पहला बात यह है कि ऋग्वेद काल में चाईबासा शहर को क्या कहा गया है? श्रीवास। श्री मतलब विष्णु, यानी विष्णु का वास वाला शहर, यानी श्रीवास। यानी ऋग्वेद में एक शहर था जिसका नाम क्या था? श्रीवास। और आज श्रीवास किस नाम से जाना जाता है? चाईबासा के नाम से श्रीवास जाना जाता है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अमरकोश नाम है, देख लीजिएगा। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अमरकोश। ये एक इंफॉर्मेशन है, इससे हमें कई चीज मिल रहे हैं। एक चीज हमें मिल रहा है कि चाईबासा का नाम क्या था? श्रीवास। ये मिल रहा है कि एक पुस्तक है अमरकोश, राइटर कौन है? अमरदास। तो अमरदास के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। अमरदास ने झारखंड के इतिहास पे प्रकाश डाला है। उस प्रकाश में चाईबासा को उसने क्या बताया? श्रीवास शहर। अब श्रीवास शहर का एक राजा बताया इन्होंने कि श्रीवास शहर का एक राजा था। राजा का नाम क्या था? नरवाहन। यहाँ का राजा का नाम क्या है? नरवाहन। और राजा का पुत्र होगा ना कोई, तो राजा का पुत्र का नाम क्या है? ललितांग। क्या नाम है? ललितांग। ये पुत्र है। अब थोड़ा सा समझिएगा, ललितांग जो है इसका पुत्र है। अब ललितांग पे हम अगर बात करें, ये अगर मगध है, ये मगध है, तो जस्ट मगध के बगल में आप देखिएगा अंग है। अंग है, अंग प्रदेश है। अंग की राजधानी मैंने बताया था चंपा। क्या बताया था? चंपा। और मगध के इस भाग में, झारखंड वाले भाग में एक शहर है चाईबासा। उसमें इसका नाम क्या था? श्रीवास। और श्रीवास का राजा था, और राजा का पुत्र का नाम क्या था? ललितांग नाम था। ललितांग का विवाह चंपा के राजकुमारी से हुआ था। ये बातें कौन बता रहा है? अमरदास। कहां पे बातें बता रहे हैं? अमरकोश में बता रहे हैं। ये चीज याद रहेगी कि अमरकोश क्या है, ये क्या चीजें हैं। चलिए देखिएगा, अभी इतना चीज क्लियर है। फोन मत बात कीजिए, डिस्टर्ब होता है। कुछ देर के लिए फोन को रोक दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा कौन सा काल आएगा हमारा? कौन सा काल आएगा? उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक का टाइम बताइए आप लोग। उत्तर वैदिक काल का क्या टाइम है? 1000 बीसी से 600 बीसी। यह वह काल है इतिहास का जब इतिहास में बुराइयों ने प्रवेश किया। ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था का तात्पर्य यह होता है कि कोई अगर युद्ध करेगा, वार करेगा, वो क्षत्रिय कहलाएगा। एक ही परिवार में एक व्यक्ति कोई पूजा पाठ करा रहा, पढ़ाई करा रहा, ब्राह्मण कहलाएगा। उसी परिवार में कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा, वो क्या कहलाएगा? वैश्य। मतलब एक ही परिवार में सब हो सकते थे। आपने क्या काम चुना, उस काम के अनुसार आपका धर्म फिक्स हो गया, वर्ण फिक्स हो गया। धर्म तो नहीं, वर्ण फिक्स हो गया। धर्म तो एक ही था, सनातन। सनातन धर्म था। अब वर्ण व्यवस्था ने आगे जाकर के क्या में बदल गया? यहाँ पे वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में। आज हम किस चीज में बटे हुए हैं? जाति में, कास्ट में। कास्ट सेंसस होता है ना, अभी बिहार में हुआ जाति का गणना, तो पता बहुत कुछ रिकॉर्ड आया, कोई बात नहीं होता। अब जाति व्यवस्था में बदल गया, साथ में समाज में बुराइयां आ गई, महिलाओं की स्थिति गिर गई। ऋग्वेद में एक महिला थी, लोपामुद्रा, पढ़ी लिखी महिला, कई ऋषियों को हरा दी थी शास्त्र में बात करने में, इतनी पढ़ी लिखी थी। लेकिन ऐसा समय आ गया कि महिलाओं को पढ़ाई बंद कर दिया गया।
महिलाएं घर में रहेंगी, महिलाएं कुछ नहीं कर सकती। अगर शादी भी करना है तो बाल विवाह हो जाएगा, छोटी सी उम्र में 8 साल 10 साल में विवाह कर देंगे। इसके बाद दहेज देना पड़ेगा। अगर विधवा हो गई तो विधवा विवाह नहीं होगा, उनको पर्दा करना होगा। तो मतलब महिलाओं की स्थिति इस काल में गिर गई। एक परिवर्तनवादी काल, यानी इस परिवर्तनवादी काल में बहुत कुछ घटनाएं हुई। इस परिवर्तनवादी काल में झारखंड में क्या हुआ, झारखंड में क्या हुआ, झारखंड में भी सबसे चीजें आ ही जाएंगी, लेकिन झारखंड में प्रॉपर फैक्ट क्या है। अगर झारखंड में प्रॉपर फैक्ट बात करें तो हम देख रहे थे, ये अगर इंडिया है तो इंडिया में ये प्लेस जो है ये कौन सा है, मगध, और मगध के नीचे का भाग कौन सा है, झारखंड। तो पहला चीज समझिएगा, इसमें हमने पढ़ा कि आर्यों का आक्रमण कब शुरू हो गया था, ऋग्वेदिक काल में। तो ऋग्वेदिक काल से वो धीरे धीरे पहुंचते गए ना आगे। तो जैसे जैसे पहुंचेंगे तो यहाँ पे जो जनजातियां रह रही थी, इन जनजातियों के साथ लड़ाइयां होंगी। ये लड़ाई क्या कहलाएगा, इस लड़ाई को हम बोलेंगे आर्य वर्सेस अनार्य। ये लड़ाई किस समय हुई, उत्तर वैदिक काल में झारखंड में हुई। इधर तो पहले से शुरू है। और इनकी लड़ाइयां किससे हुई, तो सबर से लड़े ये, किससे लड़े ये, चेरों से लड़े ये, किससे लड़े, खरवार से लड़े ये। अब सबर चेरो खरवार आर्यों की तुलना में कमजोर थे। आर्य श्रेष्ठ कहते थे खुद को, ताकतवर बोलते थे खुद को। अब जब युद्ध हुआ इन लोग के बीच में तो इनकी हार हुई। ये डर से इस प्लेस को छोड़ करके कहां भाग गए, तो ये भाग गए छोटा नागपुर क्षेत्र में। देखिएगा, तो आपको यहां से क्या ज्ञात हुआ, आपको इस जगह से ये ज्ञात होना चाहिए कि सबर जनजाति, खरवार जनजाति एंड चेरो जनजाति झारखंड में जो प्रवेश हुआ है उत्तर वैदिक काल में हुआ। ये मिल रहा है, रटिएगा तो याद तो नहीं होगा, पहले समझ लीजिए ना। मैं बना बना के समझा रहा हूं, अगर मैं टाइप करके लाऊंगा तो कुछ ही तो लाऊंगा, लेकिन ऐसे क्या होगा, सब चीज समझा दूंगा। आप बढ़िया से इसको समझ लीजिए क्या क्या यहां पे हुआ। अब हमने पहले ही पढ़ा था कि अथर्ववेद एक जानकारी देता है। क्या जानकारी देता है, अथर्ववेद, कि झारखंड के जो लोग थे इन्हें क्या कहा गया था, बरात्य। बरात्य क्या मतलब, घुमंतु, घुमंतु यानी बंजारा। ये तो बोल चुके थे। यानी उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद यहां पे फोकस करता है। और अथर्ववेद क्या बताता है, ये घुमंतु किस्म। आप याद रखिएगा 4 वेद हैं, 4 वेद में लाइन से याद करना है, 1 2 3 4। 1 में कौन सा, ऋग्वेद, 2 में कौन सा, सामवेद, 3 में कौन सा, और 4 में कौन सा। अब ऋग्वेद में मैंने बता दिया क्या क्या चीजें थी, जीवनचर्या, सब कुछ, शासन पद्धति, मतलब बहुत अच्छे से डिफाइन है ऋग्वेद। श्लोक और सूक्तों में डिफाइन है। सामवेद संगीत की बात करता है, और यजुर्वेद यज्ञों का, कर्मकांडों की बात करता है। अथर्ववेद जादू टोना का बात करता है ना, सोनाद पिपलक जैसे पुस्तक है जादू टोना की पुस्तक, वो बातें करता है। यानी जादू टोना सब चीज था इस समय। और ये सबर जनजाति और चेरो जनजाति और खरवार जनजाति का पलायन का दौर रहा झारखंड में। ये पलायन करके कहां आ गए, झारखंड में। और आज आपको पलामू में दिखेंगे चेरो, चेरो शासन पढ़ेंगे तो कहां दिखता है, चेरो डायनेस्टी पलामू में दिखता है। तो ये आकर बस गए। सबर जनजाति एक ऐसी जनजाति थी जो सबरी के नाम से, सबरी का कुल से जाना जाता है। सबरी का जिक्र रामायण में है। इस यानी कहने का मतलब है कि सबर जनजाति रामायण से बिलोंग करती है, लेकिन वर्तमान में इस जनजाति को बड़े दूसरे भाव से देखा जाता है, क्योंकि आपराधिक जो काम होते हैं उसमें शामिल है। इन पे बहुत सारे ऐसे आपराधिक आरोप लगे हैं, इसलिए इसे आपराधिक नजर से देखा जाता है सबर जनजाति। तो ये चीजें थी। अब एक चीज और जानिएगा, क्या झारखंड में ये जो आर्य हैं, ये आर्य क्या झारखंड में नहीं आए हैं, ये तो मगध में प्रवेश कर गए पहले ही। मगध में कब प्रवेश कर गए, ऋग्वेद काल में। अब ये पूछा जाएगा कि आर्य का प्रवेश झारखंड में कब हुआ, तो ये लोग भाग रहे हैं तो पीछे पीछे ये भी घुस जाएंगे। बस सिंपल से याद रखिएगा,
ये लोग भाग रहे हैं तो पीछे पीछे क्या करेंगे, ये भी घुस जाएंगे। यानी आर्य जो झारखंड में आए हैं, आर्य झारखंड में कब आए हैं, तो इसी काल में आर्य झारखंड में आए, उत्तर वैदिक काल में। दो चीज याद रखिएगा, आर्य प्लस खरवार, चेरो और सबर कब आए, उत्तर वैदिक काल में। इनका झारखंड में क्षेत्र में प्रवेश हो गया। क्लियर है। चलिए अब एक पुस्तक का बात करेंगे। मैं लिख देता हूं पहले पुस्तक का नाम, देखिएगा, दिग्दर्शन पुस्तक। लास्ट क्लास में हमने इस पर थोड़ा थोड़ा चर्चा किया था ना। दिग्दर्शन पुस्तक, ये एक पुस्तक है। इस पुस्तक के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, 2-3 पॉइंट में समझा देता हूं। देखिएगा, सबसे पहला इसके लेखक है जयचंद विद्यालंकार। क्या नाम उनका, जयचंद, नाम याद रखिएगा, जयचंद विद्यालंकार। ये पुस्तक के लेखक है जयचंद विद्यालंकार। आर्यों ने अपनी सुरक्षा के लिए, इस पुस्तक में यह बताया गया है कि जो आर्य थे अपनी सुरक्षा करने के लिए, कौन, आर्य, आर्य अगर यहाँ पे युद्ध कर रहे हैं नारियों से तो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ बनाएंगे। तो सुरक्षा के लिए एक नदी है जिसका नाम क्या है, सोन नदी। सोन नदी के किनारे एक किला बनाया इन्होंने। क्या बनाया, किला बनाया। ये किस पुस्तक में लिखा हुआ, दिग्दर्शन पुस्तक में। और उसमें ये भी चर्चा है, नाम भी लिखा हुआ है। थोड़ा सा अगर आप देखना चाहें, अगर ये पूरा का पूरा नीचे झारखंड है और ऊपर बिहार है, तो आप ये क्षेत्र देखेंगे ना, ये क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र है आपका, रोहतास। कौन सा क्षेत्र है, रोहतास। और रोहतास के बाद यहाँ पे क्या शुरू हो जाता है, झारखंड। झारखंड का पलामू है, यहाँ पे गढ़वा है, तो ये इसके साथ सटा हुआ। और ये जो किला बना है, किला कहाँ बना है, ये किला रोहतासगढ़ में सोन नदी से थोड़ी दूरी पे बनी। समझिएगा बात को, सोन नदी से आई थिंक, मैं गया हूं उस जगह पे, मैं इस किले के अंदर भी गया हूं, मैं किला को घुमा हूं अच्छे से। ये किला एक पहाड़ के ऊपर है। पहले तो कोई अगर हमला करने जाए तो पहाड़ चढ़ते चढ़ते वो थक जाए। और किले में ऐसा स्वरूप बनाया गया था, निगरानी सब कुछ बनाया गया है, मतलब वहां से लोग आराम से देखेंगे। मैंने वहां पे देखा फांसी घर है, वहां पे देखा मैंने जमीन के अंदर से कुछ गुप्त रूमें हैं, मतलब बहुत शानदार किला बना हुआ। अब ये बोला गया किला बनाने वाला आर्य है कौन, तो एक व्यक्ति का नाम लिया जाता है। उस व्यक्ति का नाम क्या है, त्रिशंकु। तो त्रिशंकु का एक पुत्र है, इसका नाम है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र। अब हरिश्चंद्र ये मत समझिएगा सत्ययुग वाले हरिश्चंद्र, वो नहीं है, वो उसमें नहीं समझना। ये हरिश्चंद्र है, ये किसके पुत्र है, त्रिशंकु के पुत्र हैं। और इनके पुत्र का नाम है रोहित। क्या नाम है, रोहित। लेकिन इस पुस्तक में इनका नाम लिखा गया है रोहितासु। क्या नाम लिखा गया है, रोहितासु। सो रहे हैं क्या, अच्छा नहीं दिख रहा, क्या नाम है, रोहितासु। और रोहितासु के नाम पे जब ये किला बना, इस किले का नाम रखा गया रोहितासगढ़। आज आप देखते हैं कि इस जिले का नाम क्या है, रोहतास। तो रोहतास किसके नाम पे पड़ा, रोहितासु के नाम पर। और इस किले का निर्माण किसके नाम पे हुआ, रोहितासु के नाम पे। इसको बोलते हैं रोहितासुगढ़। तो आपको बोला जाएगा अनार्यों से बचने के लिए उत्तर वैदिक काल में एक किले का निर्माण किया गया। उस किले का नाम क्या है, रोहितासुगढ़। किस जिले में है, रोहतास में। किस जिले में है, रोहतास में। तो कभी अगर उधर जाना होगा तो इस किला को घूमिएगा, बड़ा सुंदर किला। मैं 2 बार जा चुका हूँ। एक्चुअली मैं, हमारी रिलेटिव है, रिलेटिव का मेरी अपनी बहन का गाँव, रिलेटिव बोलेंगे मतलब अपनी बहन का गाँव, इसलिए मैं कई बार वहां पे जा चुका हूँ। ठीक है, अब ये चीज हो गई दिग्दर्शन पुस्तक। लेखक कौन है, जयचंद विद्यालंकार। सोन नदी के किनारे कौन सा किला है, रोहितासुगढ़। निर्माण किसने किया, हरिश्चंद्र ने। और हरिश्चंद्र किसके पुत्र थे, त्रिशंकु से। ये लोग कौन थे, आर्य। यानी आपको दिख रहा है ना प्रवेश कैसे कैसे हुआ, एक ही नदी तो बचा। इसी काल में ये लोग कहां प्रवेश कर गए, ये लोग प्रवेश कर गए झारखंड में। अब देखिएगा थोड़ा सा उत्तर वैदिक समाप्त, ज्यादा बड़ा तो नहीं था। इसके बाद देखिएगा क्या घटना घटा। मैं जैन धर्म पे आ जाऊं, बौद्ध धर्म पे आ जाऊं, उससे पहले कुछ और बातें कर ली। महाभारत काल। जैन धर्म बौद्ध धर्म से पहले कौन सा काल है, महाभारत। हम अब महाभारत काल की बात करते हैं। जब महाभारत हुआ तो महाभारत
तो सब जानते होंगे। दो तीन नाम तो फेमस है महाभारत में, एक पांडव और एक कौन सा, कौरव। और इसके बाद सबसे फेमस नाम क्या है, कृष्ण। ये तो बहुत फेमस नाम है ना, फेमस नाम। अब झारखंड में महाभारत काल क्या है? क्या महाभारत काल से झारखंड के कुछ सबूत मिलते हैं? बंद कीजिए फोन, क्लास में फोन मत यूज कीजिए, इतना तो बाहर चले जाइए ना। दिक्कत है, सबको डिस्टर्ब हो रहा है आपके चलते। नहीं तो क्लास में मत बैठा कीजिए ऐसे। मान के चलिए क्लास चल रहा है ना, दिक्कत होता है ऐसे। हम भी पढ़ा रहे हैं, मेरा बार बार ध्यान जा रहा है, पहले भी मैंने आपको मना किया, काट दीजिए फोन, क्लास के बाद बात कीजिएगा। डिस्टर्ब होता है, समझे बात को, डिस्टर्ब होता है हर किसी को। पढ़ा रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है, सब आपकी तरफ देख रहा। देखिएगा, मगध शासक कौन है महाभारत में? अगर हम बात करें इस समय का, भारत का बात करें, इस समय जो एरिया, इसको क्या बोलते थे, मगध। ये कौन सा एरिया है, मगध। और मगध का जो दक्षिणी भाग है वो क्या है आपका, झारखंड है। ये पूरे को मगध बोलते हैं और दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं, झारखंड बोलते हैं। अगर आप यहां पे देखिएगा तो महाभारत काल में यहां का एक शासक था, कोई बता सकता कौन था मगध शासक? जरासंध। कौन था, जरासंध जी, जरासंध। थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसके बारे में। जरासंध जो था, जरासंध ससुर था कंस का। जो कंस है ना, जो कंस का नाम सुनते हैं, इसका ससुर था कंस का। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, कृष्ण जो थे, कृष्ण का जब जन्म हुआ तो जन्म से पहले कंस ने कृष्ण के माँ बाप को क्या किया था, मां को और उसके पिता को क्या किया था, बंदी बना लिया था। जब कृष्ण बड़े हुए, कृष्ण गए कहां पे, मथुरा। ये कहां का राजा था, मथुरा का। और मथुरा जाकर इन्होंने किसकी हत्या की, कंस की हत्या की। तो फेमस कहानी। और इसी कंस का ससुर कौन था, जरासंध। जरासंध ने अस्ति और प्रस्ति, दो नाम है, अस्ति और क्या नाम है, प्रस्ति। ये कंस, जरासंध की दो पुत्रियां हैं। इन्हीं दोनों पुत्रियों से कंस ने अकेले शादी कर लिया। कंस की शादी किससे हुई थी, अस्ति और प्रस्ति से। ये जरासंध की क्या थी, पुत्रियां थी। यानी कृष्ण ने जब वध किया तो किसका वध किया, कंस का। और कंस है कौन, जरासंध का दामाद है। तो कृष्ण और उसमें क्या हो जाएगी, दुश्मनी हो जाएगी। तो जरासंध फिर किस पे आक्रमण करता है, जरासंध कृष्ण पे आक्रमण करता है। ये महाभारत काल की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, महाभारत काल की। और इस समय जब महाभारत काल था तो मगध के इस भाग को क्या बोलते थे, पुंडरिक क्षेत्र। देखिएगा, अब पुंडरिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता था, मगध के अंतर्गत। यानी पुंडरिक क्षेत्र का राजा कौन कहलाएगा, जरासंध। और जरासंध की दुश्मनी कृष्ण से थी। और कृष्ण पे जरासंध ने लगभग, मगर ऊपर नीचे भी हो सकता है, महाभारत काल है, 17 बार आक्रमण किया, 17 टाइम्स। और कृष्ण ने उसकी सेना का नरसंहार करते गए। लास्ट में महाभारत काल तो भगवान से रिलेटेड काल है। कृष्ण को पता था कि इसकी हत्या हमारे हाथों नहीं है, इसकी हत्या भीम को हाथों होनी है। तो जरासंध की हत्या वो नहीं करते हैं और वो मथुरा से अपने प्रजा को निकाल करके द्वारिका नगरी स्थापित करके वहां पे शिफ्ट कर जाते हैं। उनको वहां पे रण छोड़ भी कहा गया ना। तो ये जरासंध की कहानी है कृष्ण के साथ। और जरासंध का जो दक्षिणी भाग था मगध का, ये किस नाम से जाना जाता था, पुंडरिक क्षेत्र। तो महाभारत काल भी तो आ रहा है। अब मान के चलिए अगला युद्ध जब हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, तो महाभारत का युद्ध क्या था, पांडव वर्सेस कौरव, यही तो था। अब मगध का राजा जब जरासंध है तो झारखंड के लोग किसके साइड से लड़ेंगे, यानी झारखंड के जो लोग थे वो कौरव के तरफ से लड़ेंगे। जरासंध की दुश्मनी से कृष्ण से ना, भाई कृष्ण किस पक्ष में है, कृष्ण इस पक्ष में है। तो जरासंध किस पक्ष में रहेगा, जरासंध इस पक्ष में रहेगा, सिंपल सी बात। अब जब युद्ध होगा तो झारखंड के लोग किधर से लड़ेंगे, कौरव।
तो हम लोग कौरव की तरफ से लड़े थे। कहां लड़े थे? कौरव की तरफ से। और एक जनजाति का जिक्र है यहाँ पे, मुंडा। मुंडा किधर से लड़े थे? मुंडा लड़े थे कौरव की तरफ से। स्पेशली किस जनजाति का जिक्र है? मुंडा का। तो ये है महाभारत काल। अब एक काम और करता था जरासंध, जो शत्रु पकड़ता था उन शत्रुओं को लाकर झारखंड के जंगल में छोड़ देता था। अपने पास रखेगा तो खाना देना पड़ेगा, जेल में रखेगा, उसको झारखंड में लाके छोड़ देता था। उसमें से कोई नहीं ना, कोई उस खानदान का नहीं ना जिसको झारखंड में छोड़ा गया। ये है। हाँ जी, देख क्या बोल रही है, बाहर में बताना है, नहीं ठीक है, बाहर में देना खाने पीने पर। अब देखिएगा, ये क्षेत्र है महाभारत काल। तो महाभारत काल से क्या मिला? महाभारत काल में मगध का दक्षिणी भाग को क्या बोलते थे? पुंडरिक क्षेत्र। और इस पूरे क्षेत्र का राजा कौन था? जरासंध। और जरासंध कौरव सेना की तरफ से लड़ा था। जब मल्ल युद्ध हुआ था भीम और जरासंध के बीच में, तो भीम ने उसकी हत्या की। तो जरासंध मगध सम्राट जरासंध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका महाभारत काल हो गया। यहां तक क्लियर है? चलिए, ये खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे कौन सा? जैन धर्म। 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए 5 मिनट का ब्रेक, फिर हम शुरू करते हैं।